इसकी पहली वीडियो में हम संस्कृत के सिद्धांतों की जो बात कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में आज हम संस्कृति से संबंधित कुछ अवधारणाएं जो सामान्यतः कभी कभी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, कभी कभी छोटे प्रश्नों के रूप में भी पूछ ली जाती हैं, तो आज हम उस संस्कृति से जो संबंधित जो कुछ हमारी अवधारणा हैं, कुछ धारणा हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। और उसमें पहला है पर संस्कृति ग्रहण या पर संस्कृतिकरण। तो प्रसारवादियों ने जहाँ तक हमने देखा था कि इस बात पर जोर दिया था कि सांस्कृतिक तत्वों का एक समूह दूसरे समूह से संपर्क में जब आता है तो उनका प्रसार होता है, ऐसा प्रसारवादियों ने कहा था। जैसा कि हमने प्रसारवादी सिद्धांत में हमने देखा था, तो जब कुछ सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व अपना लिए जाते हैं या अपनाए जाते हैं, तो उसे हम पर संस्कृति ग्रहण या पर संस्कृतिकरण कहते हैं। यानी क्या, जैसे प्रसारवादियों ने इस बात की बात कही थी, ये कहा था कि प्रसार के दौरान कोई भी सांस्कृतिक तत्व दूसरे समूह के द्वारा में जब संपर्क में आते हैं तो उनका आदान प्रदान होता है, उनका प्रसार होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन जब हम पर संस्कृति ग्रहण की बात करते हैं, पर संस्कृतिकरण की बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि जब कभी सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व किसी संस्कृति के द्वारा अपना लिए जाएं या किसी समूह के द्वारा अपना लिए जाएं जो भिन्न संस्कृति के सांस्कृतिक तत्व हैं, उनको यदि अपना लिया जाता है तो उसे पर संस्कृति ग्रहण या पर संस्कृतिकरण कहा जाता है। तो जहाँ तक है संस्कृति के विकास के सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने हम कहें कि एक तरीके से पर संस्कृति ग्रहण का भी सहारा लिया, और पर संस्कृतिकरण करने वाले समूहों की जीवन विधि हम कहें कि वही बदल जाती है। पर संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए डॉक्टर दुबे ने एक बार लिखा था कि जब दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे, तो इस प्रक्रिया को हम संस्कृति ग्रहण कहते हैं। यानी इसमें दो विशेषताएं हैं। कोई संस्कृति जब किसी संस्कृति के संपर्क में जब आती है तो सांस्कृतिक तत्वों को या तो अपनी इच्छा से या अपनी इच्छा से नहीं तो किसी दबाव से जब कोई समूह या कोई संस्कृति जब ग्रहण करती है तो ये प्रक्रिया डॉक्टर दुबे के अनुसार पर संस्कृति ग्रहण के अंतर्गत आती है। सन 1963 में रेडफील्ड, लिंटन और हर्स्कोविट्ज ने पर संस्कृति ग्रहण पर काफ़ी शोध किए, और उस शोध के लिए एक मार्गदर्शन देने वाली एक परिषद के स्मृति पत्र में एक हम कहें कि सर्वमान्य परिभाषा देने का भी उन्होंने प्रयास किया। तो उसमें वो कहते हैं कि पर संस्कृतिकरण में वे घटनाएं आती हैं जो भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों के समूह के निरंतर प्रत्यक्ष संपर्क में आने का फल हैं, और जिनके परिणाम स्वरूप उनमें से एक या दोनों समूहों के मौलिक सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन घटित होते हैं।
इस प्रकार से उन्होंने इस परिषद में संस्कृतिकरण पर संस्कृतिकरण की परिभाषा दी थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि पर संस्कृतिकरण की जो अवधारणा की जब बात है तो उसमें एक दो प्रमुख बात या प्रमुख इसकी विशेषता यह है कि पर संस्कृतिकरण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर संस्कृतिकरण हम देखते हैं कि कई कारणों से भी होता है, जैसे शासक के दबाव के कारण। ऐसी परिस्थितियों में सांस्कृतिक तत्वों को अपनाने वालों की इच्छा और अनिच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तो वहाँ दबाव स्वरूप हम उन सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। कई बार हम नवीनता के लिए ही नए तत्वों को अपना लेते हैं, यानी हम कहें कि नवीनता के लिए, फैशन के लिए हम नए तत्वों को अपना लेते हैं। तो कभी सुविधा लाभ के लिए भी हम उनको अपना लेते हैं, कभी कभी हम प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भी हम भिन्न संस्कृति के तत्वों को अपना लेते हैं। जहाँ हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है तो हम पर संस्कृति ग्रहण को अपना लेते हैं, या हम कह सकते हैं पर संस्कृति ग्रहण का सहारा लेते हैं। तो पर संस्कृतिकरण के कारण जो हैं वह एक न होकर अनेक हैं। हम दबाव में भी कर सकते हैं, हम अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए भी कर सकते हैं, हम अपनी सुविधा या लाभ के लिए भी कर सकते हैं, हम नवीनता या फैशन के लिए भी भिन्न संस्कृति के तत्वों को अपना सकते हैं। तो इनको अपनाना जब इन कारणों के द्वारा अपनाते हैं तो ये सभी पर संस्कृति ग्रहण की श्रेणी में आते हैं। हम ये कहें कि पर संस्कृतिकरण सदैव ही लाभप्रद होता है, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी हम कहें कि अनियंत्रित रूप से दूसरी संस्कृति के तत्वों को जब अपनाया जाता है तो वो घातक भी सिद्ध होते हैं। और ऐसा प्रमुखतः तब होता है जब वे अपनाने वाले समूह की सांस्कृतिक रचना एवं मूल्यों से सामंजस्य नहीं कर पाते हैं। जब वो हमारी संस्कृति के लिए या हमारे लिए कभी कभी घातक सिद्ध होते हैं, यानी हमने सांस्कृतिक तत्वों को तो अपना लिया, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक रचना है, हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, वे तत्व उनसे जब सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं या हम उससे सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं तो वो हमारे लिए घातक सिद्ध भी होते हैं। और वहीं दबाव से स्वीकार कराए गए सांस्कृतिक परिवर्तन भी कभी कभी विनाशकारी प्रभाव पैदा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या है, समाज में या समूह में एक विद्रोह की संभावना बन जाती है। एक संस्कृति और दूसरी संस्कृति के बीच घृणा, द्वेष एवं विरोध या तनाव पैदा हो जाता है। तो उस स्थिति को हम फिर क्या कहते हैं? सांस्कृतिक प्रतिक्रिया के नाम से फिर उसको जानते हैं। यानी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब हम किसी दबाव में किसी तत्वों को जब ग्रहण करते हैं तो वहाँ विद्रोह और आपस में घृणा, द्वेष, विरोध, इस प्रकार की स्थितियाँ भी पैदा होती हैं। तो ये भी कभी कभी समाज में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ एक हेरस्कोविट्ज का एक कहना था कि जब एक बच्चा अपनी संस्कृति को सीखता है तो उसे हम एनकल्चरेशन कहते हैं। और यदि दो संस्कृतियाँ आपस में सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान जब करती हैं तो उसे हम पारस्परिक संस्कृति ग्रहण कहते हैं। तो जब एक संस्कृति अपने मूल रूप को पूर्णतया खोकर दूसरी संस्कृति को इस प्रकार से अपना ले कि उनमें भिन्नता करना संभव नहीं हो, तो ऐसी जब कभी दो संस्कृतियों के अंतर्गत ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वहाँ पर हम कहते हैं इसको आत्मसात।
जहाँ यानी दो संस्कृति इस तरीके से घुल मिल गई हैं, इस तरीके से वो आपस में एक दूसरे में समाहित हो गई हैं या आत्मसात कर लिया है, जहाँ हम भिन्न भिन्न सांस्कृतिक तत्वों को हम नहीं देख सकते, उनको नहीं पहचान सकते कि कोई अमुक तत्व कौन सा किस संस्कृति का है, तो वो जो एक स्थिति होती है वो है सांस्कृतिक आत्मसात की स्थिति होती है, उसे हम आत्मसात कहते हैं। और उस स्थिति को हम कहें कि नए सांस्कृतिक तत्वों का अपनाना, जब हम नए सांस्कृतिक तत्वों को जब अपनाते हैं तो उसको हम नव संस्कृतिकरण के नाम से भी कभी कभी जानते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनमें पर संस्कृति ग्रहण से संबंधित कुछ ये हम कहें कि ये कुछ बातें हैं जिसे हम पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को जब ग्रहण करती है या उसमें घुल मिल जाती है, तो यहाँ हम अब देखेंगे कि पर संस्कृतिकरण के लिए भी कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ हों तो ही यह प्रक्रिया संभव होती है, अन्यथा ये संभव भी नहीं हो पाती है। तो पर संस्कृतिकरण के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो क्या हैं? जैसे दोनों संस्कृतियों में निकटता हो तो ही पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया होगी, उनमें निरंतर संपर्क बना रहे तो ही पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया होगी। यदि निरंतर संपर्क भी नहीं बनता है तो भी वो नहीं हो पाएगी। यदि परस्पर निकटता नहीं है तो भी पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो पहली यहाँ आवश्यक बात यह है कि पर संस्कृति ग्रहण वाली जो संस्कृति हैं उन दोनों संस्कृतियों में निकटता हो और निरंतर संपर्क बना रहे तो ही प्रक्रिया संभव है। दूसरी बात हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि दोनों संस्कृतियों के सांस्कृतिक प्रतिमानों में पर्याप्त समानता हो तो पर संस्कृति ग्रहण सुलभ होता है, आसानी से होता है, सरल होता है। क्योंकि यदि दोनों संस्कृतियों के सांस्कृतिक प्रतिमानों में बहुत सारी भिन्नता है, बहुत अधिक भिन्नता है, तो वहाँ दोनों संस्कृतियों में सामंजस्य होना बड़ा ही कठिन स्थिति होगी। तो उस स्थिति में भी पर संस्कृति ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है। तो इसके लिए भी जो सांस्कृतिक प्रतिमानों में पर्याप्त समानता का होना भी आवश्यक है। और तीसरी बात के रूप में हम देख सकते हैं कि दोनों संस्कृतियों के उद्देश्यों में जहाँ समानता हो वहाँ पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगी। जब हमें दोनों संस्कृति के उद्देश्यों में मान लो भिन्नता हमें दिखाई देती है, एक संस्कृति का उद्देश्य ये है, दूसरी संस्कृति का उद्देश्य ये है, यदि पूर्व पश्चिम इनके उद्देश्य हैं, तो वहाँ पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया वहीं संभव होगी जहाँ दोनों संस्कृतियों के उद्देश्य जो हैं वह करीब करीब एक समान हों, एक रास्ते पर चलने वाले हों, उनकी करीब करीब एक हम कहें कि मंजिल हो, तो वहाँ ये प्रक्रिया जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने इसमें पर संस्कृति ग्रहण या पर संस्कृतिकरण के बारे में इसमें चर्चा की। आज इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे नवीनीकरण या नवाचार।